देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। रेलवे को यात्री किराए में महीने के हिसाब से 900 करोड़ का घाटा हो रहा है। जानकार मानते हैं कि इस साल के अंत तक यही घाटा 30,000 करोड़ पहुंचने की आशंका है। जाहिर है यात्री किराए को लेकर के रेलवे घाटे में चल रही थी, इसीलिए मोदी सरकार ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए आम आदमी को कड़वी दवा की एक बूंद पिला दी। लेकिन मुसीबत यह है कि जिस तरह से माल भाड़ा 6.5% की दर से बढ़ाया गया, उससे आम जनता पर यह बोझ रेलवे के घाटे से कहीं ज्यादा दिखने लगा है। खाने पीने की जरूरी चीजें, घर को बनाने वाला सीमेंट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक में इस्तेमाल होने वाला स्टील, घर में जलने वाली बिजली के लिए जरूरी कोयला, सब्जी, भाजी, सबकी ढुलाई रेलवे से होती है। माल भाड़ा बढ़ने से इन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि कौन से अच्छे दिन का भरोसा दिलाया था सरकार ने। चुनाव में वादा तो राहत का था, फिर ये क्या किया सरकार। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार का हल्ला। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार का हल्ला। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये मोदी सरकार की कड़वी दवा की पहली बूंद का बड़ा असर है। रेलवे किराया बढ़ने का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसकी ठोस वजह भी है। माल भाड़ा 6.5% की दर से बढ़ने के बाद अब महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात आपके किचन में लगने वाली आग की। रेलवे से खाने पीने की कई चीजों की ढुलाई देश के कोने से दूसरे कोने तक होती है, जैसे कि मीट, मछली, चावल, दाल, आटा, प्याज, तेल, चीनी और नमक। माल भाड़ा बढ़ने के बाद इन वस्तुओं की ढुलाई बढ़ेगी तो यकीनन दाम भी बढ़ जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियां लगभग 33% डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की ढुलाई रेलवे से ही करती हैं। माल भाड़ा बढ़ने के बाद उन पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मुमकिन है कि ये बोझ भी आम जनता से ही वसूला जाए, जिसके बाद तस्वीर यही बता रही है कि आपके किचन का बजट आने वाले दिनों में बिगड़ जाएगा। हर किसी का सपना एक अदद छत का होता है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ने के बाद अब इस सपने की मोटी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। माल भाड़ा बढ़ने से सीमेंट कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि 50 किलो वाली सीमेंट की एक बोरी में 7 से 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। श्री नाम की निजी सीमेंट कंपनी ने तो तत्काल अपने रेट 8 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ा भी दिए हैं। साफ है, जब सीमेंट के दाम बढ़ेंगे तो घर खरीदना या बनाना दोनों महंगा हो जाएगा। अब अगर आपने किसी तरह जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर घर बना भी लिया तो घर में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भी आपको ऊंची कीमत देनी होगी, क्योंकि जानकार मानते हैं कि माल भाड़ा बढ़ने के बाद स्टील की कीमतें 5 से 8% तक बढ़ सकती हैं। वजह भी साफ है, स्टील उद्योग को कोयले के साथ कच्चा माल यानी आयरन की ढुलाई पर अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और फिर कंपनियां इसकी भरपाई आपके जेब से ही करेंगी। आपने घर बना लिया तो उसमें अंधेरा तो रखेंगे नहीं, यकीनन बिजली का इस्तेमाल भी करेंगे, तो ये बिजली भी आपको महंगे दर पर ही मिलने वाली है, क्योंकि कोयले की ढुलाई का बोझ बिजली कंपनियां आप पर ही डालेंगी। माल भाड़े में वृद्धि का असर किसानों की खेती पर भी पड़ेगा। देश में बड़े पैमाने पर खाद की ढुलाई रेलवे से होती है। ऐसे में खाद की ढुलाई का खर्च बढ़ने का बोझ किसान ही उठाएंगे, यानी हर तरफ से बेड़ा गर्क होने वाला है। और ये जो रेल भाड़ा इस पर एक और हो जाएगा कि खुजली में खाद जो कहते हैं ऐसा हो जाएगा, तो ये बोधिया के लिए कभी साफ है। आज गरीब आदमी का तो एबिलिटी नहीं है, सर भाड़ा तो बढ़ा दिया है। सामने सफर होने वाले छोटे लोग हैं जो आज 6,000, 8,000, 10,000 पगार वाले, उनका एबिलिटी नहीं है ये सफर होने का। अच्छा दिन आने वाला है, इसका मतलब कुछ कम होना चाहिए और कुछ अपना सरकार को सोचना चाहिए। 14% बढ़ाता है बजट में, इतना बढ़ाएगा तो कैसे चलेगा। काफी बढ़ोतरी काफी बड़ी है, मतलब फर्क पड़ेगा किराए पे, उनके डेली इनकम के हिसाब से किराए पे फर्क तो पड़ना ही है सर। महंगाई पे असर पड़ेगा, आम जनता पे असर पड़ेगा, आम जनता का बजट बिगड़ेगा।
हमारा घर का बजट बिगड़ेगा, आना जाना, क्योंकि नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी। मुसीबत ये भी है कि आने वाले दिनों में इराक संकट भी तेल के जरिए आम इंसान का तेल ही निकालेगा। ऐसे में देश में महंगाई का आलम क्या होगा समझना मुश्किल नहीं। अब सरकार की दलील भी सुन लीजिए। सरकार कहती है कि उसने तो पिछली सरकार का फैसला ही लागू किया है। मैं समझता हूँ कि ये सब आर्थिक मोर्चे पर और अन्य मोर्चों पर जो संकट है, इन संकटों से काफी हद तक निजात दिलाने। रेल किराया जो बढ़ाया है वो तो पहले सरकार का निर्णय था और लोगों को सेवा अच्छी चाहिए। जिसके बाद सवाल ये पड़ा हो गया है कि क्या राहत दिलाने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फैसले को रोल बैक नहीं कर सकते थे? फैसले लेने का मादा नहीं है और उसकी जिम्मेवारी से वो कतराते हैं, तो उस सब चीज को यूपीए के सिर नहीं मढ़ना चाहिए। आज देश मोदी सरकार से पूछ रहा है कि सुविधा देने और रेलवे की माली हालत सुधारने के चक्कर में देश को ये कैसी कड़वी दवा पिलाई गई है। महंगाई से चारों तरफ त्राहिमाम मचा था, ऊपर से चुनाव में वादा तो राहत का था, फिर महंगाई के और बोझ तले क्यों दबा दिया सरकार ने? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय जौली साहब हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और यहां स्टूडियो में मेरे साथ इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल साहब जुड़े हुए हैं। विजय जौली साहब, बात तो हुई थी कड़वी दवा पिलाने की। आम आदमी को अब लग रहा है कि कड़वी दवा पिलाने के नाम पर उसका गला दबाया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर बताऊंगा कि ये कड़वी दवा जरूर है, लेकिन इस कड़वी दवा के निर्माता कांग्रेस पार्टी का 10 वर्षों का शासन काल है। पहले 5 वर्षों में लालू यादव जी रेल मंत्रालय के प्रमुख रहे और वो राजग और कांग्रेस पार्टी के अभिन्न मित्र रहे, और उसके बाद अगले 4 साल तक तृणमूल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का सहयोगी दल था, वो रेलवे पर आधिपत्य जमाए रहा। इन दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से विजय जौली साहब, ये बातें पहले नहीं की गई थी। विजय जौली साहब, पहले सीधी सी एक बात कही गई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। सीधी सी बात जो जनता की समझ में आई थी वो ये थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये तथ्य निकल कर के आ रहे हैं। तो मुझे पूरी करने दीजिए। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। 20 दिन के अंदर मोदी सरकार कोई जादू और जिन को देश की जनता के समक्ष लाकर कोई उनको राहत नहीं दे सकती। 10 साल तक जिस प्रकार से रेलवे को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मिल्क किया है, जिस तरह से निचोड़ा है, जिस तरीके से रेलवे को एक राजनीति का अखाड़ा बनाया है, और आज ये जो 14% रेलवे के किराए में वृद्धि और 6% भाड़े में वृद्धि, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा कराना चाहता हूं। 11 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार ने यह निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि चुनावों की घोषणा हो गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। यह सरकार ने जो अब किया है, यह पिछली सरकार का लिया गया निर्णय, और 16 मई को जब रिजल्ट आ गए तब सबसे पहले यह भाड़ा बढ़ाने की जो निर्णय था, यह कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन उसको इन्होंने कार्यान्वित क्यों नहीं किया, आप जरूर पूछेंगे। क्योंकि नई सरकार ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसलिए ये जो अब हुआ है, ये पिछली सरकार की कारगुजारियों का हिंदुस्तान की जनता के ऊपर बोझ पड़ा है। ये कड़वी दवा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान के अंदर जो 10 साल का कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और कुप्रशासन है, उसको ठीक करने का काम करेगा। कितना समय लग जाएगा जौली साहब इनके कुप्रशासन को डेंट पेंट करने में? देखिए, समय तो लगेगा। इकोनॉमी को ट्रायल में लाना पड़ेगा, करप्ट लोगों को सलाह नहीं, मतलब 5 साल से पहले हो जाएगा या 5 साल से ज्यादा लगेंगे? प्रधानमंत्री ने अभी तो जुम्मा 20 दिन हुए और आप 5 साल की बात करते हैं। आपने 10 साल तो इस मुद्दे को नहीं उठाया। रेलवे को नहीं, हमने हर मुद्दा उठाया जौली साहब, हमने मुद्दा उठाया। आप भी रहे उन मुद्दों में शामिल, आप भी उन चर्चाओं में शामिल रहे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाया है,
तब तो आप नहीं बोले, लेकिन 20 दिन के अंदर कोई माली और किसी प्रकार का अलादीन का चिराग घिसाकर नरेंद्र मोदी की सरकार आपको और देश की जनता को इस मुद्दे के ऊपर कोई बहुत भारी राहत दे पाएगी। मुझे नहीं लगता ये सार्थकता, ये सच्चाई से परे होगा। हमें समय दीजिए, हम देश की इकोनॉमी को, देश की वित्त स्थिति को, देश के रेलवे बजट को, देश के अंदर करप्शन को और जो बाहर देशों के विदेशी धन जमाए उसको लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सार्थक रूप से कदम उठाकर दिखाएगी। ठीक है, लेकिन ये आरोप मत लगाइए, ये इल्जाम मत दीजिए कि हमने यूपीए सरकार की नाकामियों को और उनके झूठे वादों को उजागर नहीं किया। समय समय पर उस पर भी हमने सार्थक बहस करने की कोशिश की और कई बहसों में आप भी बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या लग रहा है, विजय जौहरी साहब जब पिछली सरकार की नाकामियों की बात कर रहे हैं, उनके कुशासन की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि ये आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है? देखिए, इनकी बातों में काफी विरोधाभासी चीजें हैं और इनकी ही बातों में नहीं, पूरी बीजेपी सरकार की बातों में विरोधाभासी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। इवन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी अगर बातों को आप करें, इन्होंने एक बार जब हमने बजट सेशन से पहले रेल किराए में वृद्धि की थी तो उस समय के चीफ मिनिस्टर के नाते इन्होंने बड़ा कड़ा पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को और प्रोटेस्ट किया था कि यह जन विरोधी कदम है, संसद की महत्ता को कम करने की कोशिश है, इससे लोगों की जान, लोगों को बोझ बढ़ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये तमाम तरह की चीजें नरेंद्र मोदी जी ने लिखित रूप से दिया था आज से 2 साल पहले। आज अभी अगर विजय जौहरी जी की बातों को ले, ये कंट्राडिक्टरी चीजें कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे 10 साल के शासन का नतीजा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें कांग्रेस सरकार की उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये कहीं न कहीं बीजेपी ने जिन मुद्दों को लेकर आम जनता का समर्थन लिया था, आज उससे पीछे हटते दिख रही है। न सिर्फ रेल किराया की वृद्धि में या माल भाड़े में, आप देख लीजिए पिछले 20-25 दिनों से इन्होंने जो कदम उठाए हैं, आप उन तमाम चीजों में ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करके लोगों से वोट तो लिया है, लेकिन आर्थिक मामलों में भी ये कहते हैं, जेटली जी का बयान वही आता है जो हमारे वित्त मंत्री कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि नहीं, देश में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आज सेम लैंग्वेज जेटली जी बोलते हैं, सेम लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जब इंडो पाक रिलेशन को लेकर कोई बातचीत होती है तो अब वही बात वो बोलते हैं। पहले हमारी खिल्ली उड़ाई जाती थी कि हम बड़े सॉफ्ट हैं पाकिस्तान को लेकर, हम कड़े कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आज क्या हो रहा है 20-25 दिनों से? मेरा मानना है कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करना, बेबुनियादी बातों को कहना, जनता को भ्रमित करना एक अलग चीज है, लेकिन शासन में आकर शासन व्यवस्था चलाना एक अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में विफल साबित होने लगी है। मुझे बड़ा ये तो मैं भी मानूंगा, प्रेमचंद मिश्रा जी कि 20-25 दिन में आप कामी और नाकामी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 20-25 दिन की सरकार को आप ये नहीं कह सकते कि वो नाकाम हो गई, उसे वक्त देना ही पड़ेगा। जो मौजूदा स्थितियां हैं उससे सरकार कैसे निपटेगी, ये सरकार को तय करना, उसके लिए एक एजेंडा कायम करना। ये मैं मानता हूं दूसरी बात कह रहा हूं कि 20-25 दिन में हम ये नहीं कह सकते कि सरकार नाकाम हो गई। हम सवाल उठा सकते कि आप क्या कर रहे हैं, हम पूछ सकते हैं उनसे कि आप क्या रणनीति, क्या रोड मैप बना रहे हैं, क्या प्लान आप तैयार कर रहे हैं। एक मिनट मैं कुछ जी लेट मी फिनिश। आप मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मैं पूरा कर लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार फेल हो गई, मैं ये कह रहा हूं कि आपने आम जनता को क्या भरोसा दिलाया था कि महंगाई बढ़ी है कांग्रेस के कारण, महंगाई बढ़ी है हमारी नीतियों के चलते। आपने कहा देश की जनता को पाकिस्तान बॉर्डर पे जो हमारे सीमा पार आतंकवाद बढ़ा है वो हमारी गलतियों के चलते बढ़ा है, पाकिस्तान से बात नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ, चलिए बदला मत निकालिए, क्या करके लोगों को बदला मत लीजिए, पाकिस्तान मत जाइए। उन्हीं चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, रेलवे के माल भाड़े किराया जो बढ़ा उसकी बात कर रहे हैं, हमारी आर्थिक नीतियों को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं उसी को बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा, लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा, फिर आपके पास रेलवे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भारत रेलवे और इकोनॉमी की बात करें, बंद का कॉल करती थी, कृपया करके जो है। मिश्रा जी ठीक है, आते हैं आपके पास। जिंदल साहब, सुनने में एक मामूली सी बात है कि रेलवे में माल ढुलाई किराए में 6.5% का इजाफा किया गया है। आम जनता को जरा बताइए कि कहां कहां उसको सफर करना पड़ेगा इसकी वजह से। अगर 6.5% रेल माल भाड़ा किराया है जो बढ़ा है माल भाड़ा, अब उससे क्या क्या सेक्टर्स और क्या क्या फैक्टर्स सामने आएंगे?
बिल्कुल सही, आपने यू हैव प्लेड इट वेरी वेल। देखिए, जो यात्री किराया है, पैसेंजर फेयर, उसका इंपैक्ट तो मैं मानता हूं लिमिटेड है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा फ्रेट का। आज आटा हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, ज्यादातर चीजें रेल पे ट्रेवल करती हैं, तो इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ेगा, स्पाइरल इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी में महंगाई और बढ़ जाएगी। अभी आप बिजली की बात कर रहे थे, कोयला बिजली पैदा करता है, तो कोयला जब ट्रेवल करेगा ट्रेन के ऊपर तो उसकी बिजली की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सीमेंट की, स्टील की कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्टील की कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, कोई मोटर कार मैन्युफैक्चर होनी है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर होने हैं, हर चीज में स्टील लगना है, तो इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट एंटायर इकोनॉमी की WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स या CPI, दोनों चीजों को बढ़ाएगा और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी आज देख के चलें तो इन्फ्लेशन हमारे यहां कम नहीं है। WPI 6.01 चल रही है, CPI यानी रिटेल इन्फ्लेशन 8.3 चल रही है। साथ ही साथ इराक की वजह से इन्फ्लेशन हमारी बढ़ने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ब्रेंट क्रूड जो कच्चा तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो $115 पर बैरल चल रहा है। अमेरिकन डॉलर दोबारा से 60.20 रुपीज आ गया, जिसकी वजह से कल को डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं। कम मानसून की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। देखिए, मेरे हिसाब से जो फैसला किया गया वो फैसला गलत नहीं है। अल्टीमेटली अगर रेलवे का लॉस भी है तो अगर लॉस सरकार सहती रहेगी तो सरकार क्या है, हमारी आपकी सबकी बैलेंस शीट, तो अल्टीमेटली तो जनता भी पड़ रहा था। लेकिन फैसले के टाइमिंग को लेकर मेरा इश्यू है। ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, लॉस सरकार सहती रहेगी तो सरकार क्या है, हमारी आपकी सबकी बैलेंस शीट, तो अल्टीमेटली तो जनता भी पड़ रहा था। लेकिन फैसले के टाइमिंग को लेकर मेरा इश्यू है। ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, इराक और अल नीनो इंपैक्ट, हालांकि इसमें हमारे बाहर से आई हुई आफतें, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये इन आफतों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़नी ऑलमोस्ट तय है। तो क्या ये समय सही था? मोदी साहब परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और ऑलरेडी इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए गए हैं। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, मॉनसून के लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया जा रहा है, साथ ही साथ एग्री रिफॉर्म्स की बात हो रही है। सारी बातें सही हैं, बट मेरा यहां पे ये मानना है कि ये जो है एडिशनल जो है ये पास ऑन करना चाहिए था स्टेजेस में, स्टैगर्ड वे में। अभी जनता महंगाई की मार से ऑलरेडी परेशान है, कमाई कम है जीडीपी की वजह से, तो इसको जो है डेफर करके स्टेजेस में जनता पे पास ऑन किया जाता तो सही। अदरवाइज देखिए, अगर रेलवे का लॉस है, अगर नहीं पास ऑन करेंगे तब भी वो लॉस कौन उठाएगा? कोई लॉस कोई पड़ोसी आके नहीं उठाएगा। अल्टीमेटली सरकार का डेफिसिट बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली वो जनता पे ही बोझ पड़ना है, तो उससे हम कहीं भाग नहीं सकते। बात सिर्फ टाइमिंग की है, टाइमिंग थोड़ा डिले कर दिया जाता, स्टेजेस में कर दिया जाता तो ये बेटर होता। बिल्कुल। विजय जौहली साहब, डॉक्टर साहब जो हैं मेरी बेटी को एक कड़वी टैबलेट खाने के लिए देते हैं जब वो बीमार पड़ती है, वो खा नहीं पाती तो मैं उसे मिक्स फ्रूट जैम में मिला करके वो टैबलेट खिलाता हूं, तब वो खा लेती है। अगर आपकी तर्ज पर मैं उसका इलाज करूं तो ये न केवल मैं उससे कहूं कि बेटा तू ये कड़वी टैबलेट खा, बल्कि ये कहूं कि चबा के खा। ऐसे इलाज नहीं कर रहे हैं क्या आप? देखिए, अगर इकोनॉमी को जल्दी रेल पे लाना है, मेरे कांग्रेस के मित्रों ने अभी पहले कहा, पहले मैं उनकी बात का जरूर जवाब दूंगा। 10 साल के कुशासन का कुछ न कुछ नतीजा तो देश की इकोनॉमी को फाइनेंशियल फिस्कल फ्रंट के ऊपर भुगतना पड़ेगा। 20 और 25 दिनों के अंदर आप पिछले 10 साल की पूरी कारगुजारियों को अंडर द कारपेट डाल देंगे, सारी पॉलिसीज के अंदर अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। इसका निर्णय आपकी कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी, इसका निर्णय देश की नई सरकार लेगी कि कितनी कड़वी दवा अभी पिलानी है और कितनी कड़वी दवा अगले बार इंटरवल्स में पिलानी है, जिससे कि आपकी बच्ची भी और मेरा बेटा भी जल्दी से ठीक हो जाए। आप अगर इनके ऊपर प्रश्न करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, वो जरूर अर्थव्यवस्था को लेकर भी आप गलत बयानी कर रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। अधिकार है, लेकिन ये रियलिटी है, हम बिल्कुल झूठ बयानी नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी आज की इस वस्तु स्थिति के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। गलत आज जो देश के अंदर 100% महंगाई की दरों में, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 11 फरवरी को कांग्रेस की सरकार ने ये निर्णय लिया था उल्लू बनाना बंद करिए, 14% हम इलेक्शन इज ओवर नाउ, उल्लू बनाना बंद करिए। आप मुझे बता दीजिए, क्या 11 फरवरी 2014 को आपकी सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया था? अगर आप सुनिए, तो मैं अपना आरोप वापस लेने को तैयार हूं। प्रवचन सुन लिया, आप सुनिए, 2014 आप अर्थव्यवस्था में कहां कमजोरी पा रहे हैं वो बताइए। अबेंस में रखा 16 मई 2014 को सरकार और अरे आप सुन लिया, मेरी बात सुनिए, आप उन निर्णयों को आपने घोषित किया,
तो आप उसके बाद भारतीय जनता टोटल पार्टी गलत और बयानी नरेंद्र कर मोदी रहे की हैं। सरकार पर आप झूठ बोलने का झूठ बोल रहे हैं बेबुनियाद और गलत देश की आरोप जनता लगा को रहे हैं। आइडिया आप झूठ टेलीफोन बोल रहे का जो हैं, ऐड आप आता देश की है जनता को उल्लू गुमराह कर बनाई, रहे हैं वही और धंधा कुछ पे आप लोग नहीं। सभी इस लोग कर रहे मैं हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे राजनीतिक मित्रों से, इस तरीके से चलते रहे तो क्या जनता को हम सोल्यूशन दे पाएंगे? सिर्फ आई थिंक इस तरीके से हमारी डिस्कशन आगे बढ़ती रहेगी तो क्या सोल्यूशन मिल पाएगा? तरफा इनको बोलने दे रहे हैं। नहीं, आपको भी बोलने दे रहा हूं, मैं तो आपको भी नहीं रोक रहा। बंद करिए ना, अब सुनिए ना, ये मैं तो आपको भी नहीं रोक रहा। लेट मी फिनिश। आप मुझे कहने दीजिए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये मैं जानना चाहता हूं, मुझे 3 प्रश्न के जवाब दे दें। क्या देश के पास, आप जब रोते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खोखली मिली, मनमोहन सिंह सरकार ने देश को चौपट करके खाली खजाना करके दिया है, तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। जिस समय एनडीए की सरकार थी 2004 में, उस समय फॉरेन एक्सचेंज अपने यहां क्या था, उस समय हमारा इंटरनेशनल ट्रेड किया था, उस समय हमारा खाद्यान्न का भंडार क्या था, और आज क्या है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी है। 4 गुना ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया में, 4 गुना 3 गुना ज्यादा हमने फॉरेन ट्रेड किए हैं, और 3 गुना ज्यादा हमारा खाद्यान्न का भंडार है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। विजय जॉली साहब जवाब दे दीजिए इस बात इसका जवाब जो है, अगर आप इजाजत दें मैं देना चाहूंगा। नहीं, विजय जॉली साहब से पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने लोगों को जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए मिश्रा जी, जवाब ले लीजिए। टाइम नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। मिश्रा जी जवाब दे रहे विजय जॉली साहब। जो झूठे आरोप लगाए हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। अब ये आपको देश से माफी मांगनी ठीक चाहिए। है, मेरे पास समय नहीं है। विजय जॉली साहब का जवाब सुनना है आपको। विजय जॉली साहब का जवाब तो सुन लीजिए आप। विजय जॉली साहब जवाब दीजिए। अगर 10 साल में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने देश को इतना सशक्त किया, महंगाई से मुक्त किया, भ्रष्टाचार से मुक्त किया, तो कांग्रेस पार्टी 100 सीटें तो क्या 50 से कम सीटों के आंकड़ों पे आ गई। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता बोलना बंद करें। देश की जनता ने ठीक है, ये झूठ और सच का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे विजय जॉली साहब कह रहे कि वो टुकड़ों में ही कड़वी दवा पिला रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक पहला टुकड़ा है जो रेल किराए और रेल माल भाड़ा किराए के रूप में बढ़कर हमारे सामने आया है। अभी और तैयार रहिए, न जाने कौन सी कड़वी दवाएं पीनी पड़ेंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने आज साफ कह दिया कि अभी 5 महीने ये महंगाई कम होने वाली बात नहीं। और जैसा आकाश जिंदल कह रहे थे कि सिर्फ किराया बढ़ने से तो महंगाई बढ़ेगी, अभी तो कई ऐसी और प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं, मसलन मानसून में कमी, जो महंगाई को बढ़ने में और मददगार साबित हो सकती है। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है, ये आपको ही सोचना है। सरकार का प्लान थोड़ा लंबा है, उस पर काम करते करते सरकार को लगभग साल भर लग सकता है, ऐसा विजय जॉली साहब कह रहे, लेकिन रिजल्ट जरूर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे इस बीच बहस में जुड़ने के लिए सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस।